हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी1 ट्यूटोरियल्स। आज से हम जो बीएससी सेकेंड ईयर का कैम 202 पेपर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो आपके पास पेपर का कोड है दैट इज CHEM 202TH। ये जो पेपर है इसका अगर नेम हम देखेंगे तो इसका नेम है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, केमिकल एनर्जेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम। ये इस पेपर का नेम है और ये पेपर जो है आपको एग्जाम में 3 आवर्स के लिए दिया जाएगा करने के लिए, और इस पेपर के लिए मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50। तो चलिए अब थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं। जो आपके पास कैम 202TH पेपर है उसका जो सिलेबस है वो क्या है। आपको पता है इसमें टोटल सेक्शंस कितने आने वाले हैं, 4 आने वाले हैं। तो इसमें तो जो आपके पास सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट है इस पेपर में। जो सेक्शन ए एंड बी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट है इस पेपर का, और जो सेक्शन सी एंड सेक्शन डी है वो फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट है इस पेपर में। तो जो सेक्शन ए है उसमें आपको आता है चैप्टर 1 दैट इज हाइड्रोजन। इसमें हम थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसी में जो आपके पास चैप्टर 2 है दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने थोड़ा सा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में इसमें पढ़ना है। सेक्शन ए में 2 चैप्टर आते हैं आपके पास, फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सेक्शन बी में आपके पास जो चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हैं वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि आपने +2 में पढ़े हैं, और साथ में क्या नोबल गैसेस। सेकंड चैप्टर क्या है इसका, नोबल गैसेस। तो मतलब सेक्शन बी में 2 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, एक आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और आपके पास दूसरा चैप्टर है दैट इज क्या, नोबल गैसेस। तो आपके पास 2 चैप्टर यहाँ पे सेक्शन बी में आप पढ़ने वाले हैं। सेक्शन सी में आप फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो जो सेक्शन सी है आपके पास उसमें आप पढ़ेंगे केमिकल एनर्जेटिक्स। क्या पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जेटिक्स, दैट मीन्स टू से दैट इज क्या, थर्मोडायनामिक्स। आप यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हो, थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ने वाले हो, और डिटेल में आपके पास थर्मोडायनामिक्स के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। सेक्शन डी में आप 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, फर्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड इज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं किसमें, सेक्शन डी में। एक है आपके पास, फर्स्ट जो है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम, सेकेंड है आपके पास आयनिक इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर्स आप क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन डी में आप पढ़ने वाले हैं। अब इस पेपर की बात करता हूं तो आपके पास यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो कितने करने हैं, 5 करने हैं। हर एक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए से भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सेक्शन बी से भी एक, सेक्शन सी से भी एक एंड सेक्शन डी से भी एक। लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन ई दैट इज कंपल्सरी, और वो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं मिलने वाली आपको। तो इस तरीके से आप टोटल 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे इस पेपर में। चलिए अब अपना सिलेबस देखते हैं। तो आपको यहाँ पे आपको मैंने पहले ही कह दिया है कि यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक पार्ट है और दूसरा कौन सा है, फिजिकल पार्ट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है, दैट इज क्या, सेक्शन सी दैट इज थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या होता है थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए चैप्टर को डिस्कस करते हैं, थर्मोडायनामिक्स को। तो थर्मोडायनामिक्स में हम अगर डिस्कस करते हैं थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स कितने वर्ड से बना है, 2 वर्ड से। थर्मो मीन्स टू से हीट एंड डायनामिक्स मीन्स टू से, आपके पास बोल रहे हैं डायनामिक्स मतलब फ्लो, तो मतलब हीट का फ्लो, या इन अदर वर्ड्स हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी का फ्लो। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हैं जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो अगर वो आपके पास कन्वर्ट हो रही है और एक जगह से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो उस फ्लो को भी हम क्या किस में डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनामिक्स में। तो अगर हम फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो कौन से हैं, कार्नोट इज द फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर ब्रॉडली हम देखें तो थर्मोडायनामिक्स में थर्मो मतलब क्या है, हीट है, डायनामिक्स मतलब क्या है, फ्लो है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस भी प्रोसेस में आपके पास हीट इवॉल्व होती है, एब्जॉर्ब होती है और कन्वर्ट होती है इन अनदर फॉर्म, उस प्रोसेसेस को हम कहां पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनामिक्स में।
तो हम कहाँ पढ़ेंगे उन प्रोसेसेस को, सभी की सभी प्रोसेसेस को थर्मोडायनामिक्स में। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है? एक ब्रांच है जिसमें आपके पास किसकी, इट इज ए ब्रांच ऑफ एक्चुअली साइंस, क्योंकि आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो मैं बेसिकली कह रहा हूं कि किसकी ब्रांच है, ये साइंस की है। तो आपके पास यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जहां पे हीट इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या किसी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो जिस ब्रांच में मैं इसको स्टडी करूंगा उसको क्या करूंगा, थर्मोडायनामिक्स। नाउ नेक्स्ट स्टडी करते हैं। सिंस आप थर्मोडायनामिक्स किस में, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो मींस टू से आप जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स का टाइप, वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। क्या पढ़ने वाले हो, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए अब आप जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, यूजफुलनेस देख लेते हैं जो थर्मोडायनामिक्स है उसकी। तो थर्मोडायनामिक्स हमें हेल्प करता है किसके लिए, हमें हेल्प करता है किसके लिए, प्रिडिक्शन के लिए कि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी, या प्रोसेस आपके पास फिजिबल होगी या नहीं होगी, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो ये सारा के सारा हम किस में पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। और आपके पास यही तो थर्मोडायनामिक्स की यूटिलिटी है, वो हेल्प करता है हमें फाइंड आउट करने के लिए, कि बताने के लिए कि रिएक्शन जो है फिजिबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, रिएक्शन जो है फिजिबल हो पाएगी या नहीं। तो सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें इतना भी ये भी बता सकती है थर्मोडायनामिक्स की कितनी रिएक्शन होगी, रिएक्शन की मतलब आपके पास द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये हमें और किस में हेल्प करेगी, फाइंड आउट करने में, बताने में कि जो एक्सटेंट है जिस तक आपके पास ये रिएक्शन हो सकती है उसका अमाउंट कितना है, रिएक्शन का अमाउंट कितना है, कितने एक्सटेंट तक ये रिएक्शन आपके पास हो सकती है। तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड है आपके पास कुछ एक लॉज को वेरीफाई करने के काम भी आती है, डिड्यूस करने के काम आती है, किसमें, केमिस्ट्री में, इवन फिजिक्स में, ठीक है। तो थर्ड इंपॉर्टेंस होगी, ये तो आपके पास वेरी बेसिक, कि आपके पास बहुत ज्यादा मतलब लॉज को, बहुत सारे अदर लॉज हैं जिसको वेरीफाई करने के काम हम थर्मोडायनामिक्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है, ये हमें हेल्प कर सकता है किसके लिए, जो आपके पास डेप्थ ऑफ यूनिवर्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो क्वालिटेटिवली बोल रहा हूं, नॉट क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली मैं कह रहा हूं कि ये हमें हेल्प कर सकता है फाइंड आउट करने के लिए कि क्या, कि डेप्थ ऑफ यूनिवर्स कब होने वाली है, ठीक है, मतलब कैसे हो सकती है और कब हो सकती है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशन क्या होगी आपके पास, बहुत सिंपल है कि अगर मैं नोटिस करूंगा तो जो थर्मोडायनामिक्स होती है, अगर मैं, आपने बोला क्या, मैंने क्या बोला, थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स में से फ्लो, इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट का जो फ्लो है दैट इज स्पेशली इन माइक्रोस्कोपिक स्केल। कौन सी स्केल पे होने वाला है ये, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास हीट फ्लोज होंगे या हीट आपके पास फ्लो हम स्टडी करने वाले हैं, किस पे करने वाले हैं, एट माइक्रोस्कोपिक स्केल पे। किस पे स्टडी करेंगे इसको, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे। तो इसी की प्रॉब्लम है कि हम इससे मतलब माइक्रोस्कोपिक स्केल की बात नहीं कर रहे, इसमें किसकी कर रहे हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक स्केल की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब जहां के एटॉमिक लेवल पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा इसको, मैं इसको लार्ज स्केल बल्क में क्या इसको स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा, तो आपके पास अगर मैं बात बोला, मैंने पीछे क्या बोला है, इसकी इंपॉर्टेंस है कही क्या, कि आपके पास जो है थर्मोडायनामिक्स क्या करती है, हमें हेल्प करती है किसमें, स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करने में या फिजिबिलिटी प्रेडिक्ट करने में। बट ये हमें रिएक्शन की स्पीड के बारे में नहीं बता पाती। तो आपको मैंने क्या कहा, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन कितने फास्टर होने वाली है, क्या होने वाली है, रिएक्शन की स्पीड क्या रहने वाली है, कितनी फास्ट ये रिएक्शन होने वाली है। तो ये भी हमें थर्मोडायनामिक्स नहीं बता पाती, ठीक है। इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ता, उसको केमिकल काइनेटिक्स में इस टॉपिक को क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी ड्रॉबैक देखूं, ये मोस्टली स्टेट फंक्शंस की डिस्क्रिप्शन हमें देता है। स्टेट फंक्शन मतलब जो कि आपके पास इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की बात करता है। थर्मोडायनामिक्स मोस्टली किसकी बात करेगा, जो इनिशियल स्टेट है सिस्टम की उसकी बात करेगा, या क्या फाइनल स्टेट है सिस्टम की उसकी बात करेगा। इन बिटवीन द प्रोसेस क्या हुआ उसकी वो बात नहीं करता है। तो ये भी क्या है, इसकी लिमिटेशन है। चलिए कुछ एक टर्म्स देख लेते हैं किसकी, थर्मोडायनामिक्स में जो हम यूज करने वाले हैं, कुछ एक टर्म्स वो देख लेते हैं।
तो अगर मैं सबसे पहली टर्म की बात करता हूं तो सबसे पहले कॉमन टर्म्स मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है, +1 में आपने पढ़ी है। तो सबसे पहले सिस्टम। सिस्टम क्या होगा? सिस्टम जो है स्मॉलेस्ट या दैट स्पेसिफाइड पार्ट है यूनिवर्स का इन विच हम क्या करने वाले हैं? रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं। और विच इज सब्जेक्टेड टू द इन्वेस्टिगेशन, जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। जो आपके पास यूनिवर्स का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो कि अंडर क्या है? इन्वेस्टिगेशन है, उसी को क्या बोलूंगा मैं आपको? आपके पास यहाँ पे सिस्टम। तो सिस्टम क्या हुआ? इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो कि किसमें है? अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और उसी को हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। अब जो सिस्टम है उसके बाद दूसरा पार्ट आ गया आपके पास क्या? सराउंडिंग। जो रेस्ट पार्ट बचा आपके पास इसके सिस्टम के अलावा, जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर था, उसके बाद जो पार्ट आपके पास बचा उसको क्या बोलूंगा यहाँ पे मैं? सराउंडिंग बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसको? सराउंडिंग। ये जो सराउंडिंग और सिस्टम जब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो अगर ये किसी बाउंड्री से सेपरेटेड है तो हम मतलब एक इमेजिनरी लाइन या सरफेस से अगर वो किसी से सेपरेट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री। क्या बोलेंगे उसको? हम बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से अगर सेपरेटेड है, किसी सरफेस से या किसी भी लाइन से या किसी ऑब्जेक्ट से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री। क्या बोलेंगे उसको? बाउंड्री। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि सिस्टम कौन सा हुआ। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिलेंडर लिया है इसमें, ठीक है, इस सिलेंडर में आपके कोई गैस डाल दी है, तो इट इज सब्जेक्टेड टू द इन्वेस्टिगेशन। अब मैं इस स्मॉलेस्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस स्मॉलेस्ट पार्ट में ही मैंने क्या किया? मान लीजिए कोई गैसीय सिस्टम ऐड किया है और इसी में रिएक्शन स्टडी कर रहा हूँ, इसी को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोल दिया मैंने? सिस्टम बोल दिया। और अगर आगे दूसरी मैं सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बच गया आपके पास, रेस्ट ऑफ द जो सिस्टम आपके पास, रेस्ट ऑफ द पार्ट बच गया किसका? यूनिवर्स का। क्योंकि आपको सिस्टम और सराउंडिंग क्या देता है? आपको यूनिवर्स भी देता है। कहता है देता है ये यूनिवर्स देता है। तो यूनिवर्स का जो पार्ट आपके पास बच गया उसको क्या बोलूंगा मैं? सराउंडिंग। अब देखिए ये जो आपके पास सेपरेट कर रहा है किसको? सिस्टम और सराउंडिंग को, उसको क्या बोला मैंने? बाउंड्री। क्या बोल दिया उसको मैंने? बाउंड्री। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो सिस्टम आपके पास 3 तरीके से पढ़ा जाता है। फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज्ड एंड थर्ड इज आइसोलेटेड। तो ओपन सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है आपके पास? अगर आपके पास बोथ एनर्जी एंड मास एक्सचेंज होता है तो बोलूंगा ओपन सिस्टम। अगर उसमें क्या है? बोथ एनर्जी एंड मास दोनों एक्सचेंज हो रहा है तो उसको बोलूंगा ओपन सिस्टम। उसके बाद दूसरा, अगर एग्जांपल मैं देखो यहाँ पे दे रहा हूं आपके पास, ये मैंने आपके पास एक वेसल बना दिया है। इस वेसल में आपके पास क्या है? देखिए यहां से आपके पास सराउंडिंग में क्या हो रहा है? वेपर्स निकल रहे हैं और मैं वाटर को हीट कर रहा हूं, और आपके पास क्या कर रहा है? वाटर जो है हीट होके क्या कर रहा है? बाहर को निकल रहा है। उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट इज एक्सचेंजिंग व्हाट? इट इज एक्सचेंजिंग मास। इट इज एक्सचेंजिंग मास। मतलब अब यहाँ पे सिस्टम जो है क्या कर रहा है? सराउंडिंग के साथ एनर्जी दैट इज हीट और मास दोनों के दोनों एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। अब दूसरा, अगर क्लोज सिस्टम की बात करूं तो क्लोज सिस्टम में बस सिर्फ ये है डिफरेंस क्या, कि यहाँ पे एक लिमिटेशन बढ़ जाती है। लिमिटेशन बढ़ने का मतलब ये है कि ये अब सिर्फ मास नहीं एक्सचेंज कर पाएगा, और क्या एक्सचेंज कर पाएगा? ओनली एनर्जी। तो कहने का मतलब देखिए स्ट्रक्चर में देख लीजिए आप, अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो अभी ये क्या कर रहा है आपके पास? तो आपके पास सिस्टम है वो क्या कर रहा है? एनर्जी एक्सचेंज कर पा रहा है किससे? सराउंडिंग से। तो इसीलिए यहाँ पे सिस्टम को क्या बोला मैंने? क्लोज सिस्टम। अब आपने इस बात को याद रखना है कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि एनर्जी जो है वो एक्सचेंज डायरेक्टली ऐसे ही होगी कि इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या हीट की फॉर्म में। इट कैन बी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क। इसके फॉर्म में हो सकती है? वर्क के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया देखिए, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? कोई गैस डाल दी। अब यहाँ पे क्या है? प्रेशर अंदर क्या है? ज्यादा है, और बाहर क्या है? कम है। तो भी आपके पास देखिए इसमें क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। जो आपका पिस्टन है वो क्या कर सकता है? मूवमेंट शो कर सकता है। इसे कैसे? क्योंकि प्रेशर अंदर क्या था? ज्यादा था, बाहर क्या था? कम। तो ऊपर को मूवमेंट होगी, अगर अपवर्ड मूवमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, तो मतलब क्या हुआ? अंदर जो एनर्जी है वो सिस्टम की क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और एनर्जी अगर डिक्रीज करी अंदर तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भी आपके पास क्या हुआ? ये क्लोज सिस्टम। इसने क्या किया?
एनर्जी को एक्सचेंज किया किसकी फॉर्म में, वर्क की फॉर्म में। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास ना ही मास एक्सचेंज हो पाएगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो पाएगी। आइसोलेटेड सिस्टम बहुत सिंपल है, जिसमें क्या है, हमने कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है, उसकी बाउंड्रीज इस तरीके से बना दी हैं कि ना ही वहां पे हीट एक्सचेंज कर पा रहा है सिस्टम, ना ही वो मास एक्सचेंज कर पा रहा है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। तो उसको क्या बोलूंगा मैं, आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हैं इसका, किसका, ओपन सिस्टम का। अगर एग्जाम्पल में बात करूं तो क्या होगा ओपन सिस्टम का, बड़ा सिंपल है कि आप ओपन, अगर आप चाय का कप लेते हैं जिसमें चाय आपने ऐड कर दी है टी, ओपन टी कप जो है आपके पास है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मास एंड हीट दोनों का दोनों एक्सचेंज होंगे। अगर आप उसके ऊपर कोई प्लेट रख देते हैं तो मतलब अब आपके पास क्या है, मास एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, सिर्फ हीट एक्सचेंज हो पाएगी। तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपके पास क्लोज सिस्टम। अगर थर्ड आपके पास आइसोलेटेड है तो उसमें क्या होगा, अगर थर्मस फ्लास्क है, अगर उसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं हो पा रही है क्या, हीट किसी बाहर सराउंडिंग के साथ, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हीट एंड मास एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है बाहर सराउंडिंग के साथ, उसको बोलूंगा आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोल दूंगा उसको, आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेजेस। इसके बेस पे, फेज के बेसिस पे, मतलब अब आपके पास क्या कौन कौन से टाइप के सिस्टम हो सकते हैं, अगर उनमें कंपोजिशन जो है क्या है, डिफरेंट, अगर आपके पास फेजेस वहां पे आ रहे हैं, अगर आपके पास क्या आ रहे हैं, सेम फेजेस आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, अगर डिफरेंट फेजेस आएंगे तो क्या बोलेंगे। अगर आपके पास सेम फेजेस आते हैं तो हम बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम। अगर आपके पास वहां पे जो सिस्टम है, अगर वहां पे क्या आ रहा है, सेम कंपोजिशन आ रही है हर जगह पे, डिमार्केशन नहीं है किसमें, इसके कंपोनेंट्स में, तो हम क्या बोलेंगे, मतलब वो क्या है, होमोजेनियस सिस्टम। अगर आपके पास हेट्रोजीनियस की बात करूं तो हेट्रो क्या होता है, डिफरेंट, होमो का मतलब क्या था, सेम, तो सेम कंपोजिशन, जीन मतलब फेस, तो अगर सेम आपके पास कंपोजिशन आई तो हमने क्या बोला, होमोजेनियस सिस्टम। हीटेरो में आपके पास, हीटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास जो हीटेरोम है, मतलब आपके पास जो जो आपके पास सिस्टम है उसमें जो फेज है वो मोर देन वन होगा। बोलने का मतलब अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें क्या होगी, डिमार्केशन होगी। अगर डिमार्केशन होगी तो मतलब क्या बोलूंगा मैं इसको, हिट्रोजीनियस सिस्टम। जैसे कि अगर आपने क्या कर दिया, सैंड को वाटर में ऐड कर दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिमार्केशन है, सॉलिड जो है अलग हो जाएगा, मतलब सैंड अलग हो जाएगा एंड वाटर अलग हो जाएगा। तो अब इसमें क्या बन गया, फेज बन गए, टू फेजेस बन गए। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, हिट्रोजीनियस सिस्टम। क्या बोलूंगा इसको मैं, हिट्रोजीनियस सिस्टम। नेक्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या होता है वो देख लेते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच वी स्टडीज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इन द बल्क। किसमें स्टडी करते हैं हम, बल्क में स्टडी करते हैं। मतलब अगर उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे हम कि ओवरऑल वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो अगर बल्क में मैं किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी स्टडी करता हूं तो उसको क्या बोलूंगा मैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या बोलूंगा उस सिस्टम को, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो है कुछ एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी, किसकी, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो है वो दो तरीके की प्रॉपर्टीज शो करता है, वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सेकंड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चे बहुत बार भूल भी जाते हैं और ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो एक्सटेंसिव मतलब अगर आप भूल जाते हैं तो याद रखना, एक्स मतलब क्या होता है, बाहर, तो उसका अपोजिट कर दीजिए क्या, इन। मतलब जो क्या बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है, जो इनसाइड जो बॉडी कंटेंट, बॉडी के बीच में कंटेंट है ना, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उसको क्या बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड इट। मतलब जो क्वांटिटी इसमें प्रेजेंट है उसको क्या बोलूंगा मैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या है ये, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इन मतलब क्या होता है, अंदर, तो मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, बाहर। तो आपने अपोजिट से याद रखना है इसको। तो मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड इट। अगर जो आपके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर से पे नहीं डिपेंड कर रहा है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलूंगा उसको मैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, आपके पास फिर
विस्कोसिटी हो गई सिस्टम की, डेंसिटी हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आप भूल जाते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना, तो इसके लिए एक तरीका बताते हैं। क्या करेंगे आप लोग, एक कंपार्टमेंट बना देते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक कंपार्टमेंट बना लिया। देखिए ये जो कंपार्टमेंट है इसको मैं क्या कर देता हूँ, हाफ, इसमें मैं गैस ऐड कर दी और इसको हाफ कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इसको हाफ कर दिया। अगर मैंने इसको हाफ कर दिया है तो मतलब कि अब आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज इसकी हाफ हो गई वो उनको क्या बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा उनको, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि अब आपके पास क्या है, जो हाफ होगी मतलब क्या होगा, वो मैटर पे डिपेंड कर रही थी, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उस पे डिपेंड कर रही थी। तो अगर वो हाफ करने के बाद क्या हो जाए, आपके पास चेंज हो जाती है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो नहीं होती है चेंज उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो फॉर एग्जांपल प्रेशर है, टेम्परेचर है, वो सिस्टम का क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है, तो इसलिए वो क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लेकिन अब इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपके पास क्या है, मैटर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया सिस्टम का, तो इसलिए आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज होगी उसकी, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मतलब कि अब आपके पास, आपने ध्यान रखना है इस बात को कि जो प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, इस रूम को, इस आपके पास वेसल को डिवाइड करने के बाद चेंज हो जाती है, उनको क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव, और जो नहीं होती है उनको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं, स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। नेक्स्ट कर लेते हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होगा, स्टेट ऑफ ए सिस्टम जो होगा ये वो स्टेट होगी सिस्टम की जिसको कि हम एक्सप्लेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। कुछ एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के विद रिस्पेक्ट जिस स्टेट को हम एक्सप्लेन करते हैं, जिसको बताते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। या अगर हम दूसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, कि is the state of a system with respect to which we explain the macroscopic property of the system। हमने क्या कहा, ये एक स्टेट है सिस्टम की जिसके विद रिस्पेक्ट जो है हम क्या लिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बताते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपके पास कोई लिक्विड है हमारे पास, जो कि एज सच रखा है, उसके विद रिस्पेक्ट मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर रखा है, कुछ प्रेशर रखा है, कुछ वॉल्यूम रखा है, कुछ, ठीक है। तो उसके विद रिस्पेक्ट क्या रख रहा हूं मैं, उस लिक्विड को मैं डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज ए स्टेट। अगर मैं स्टेट को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इनको चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको प्रेशराइज कर रहा हूं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब इसकी स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो मतलब कि इस स्टेट जो है वो किससे रिलेट कर रही है आपके पास, इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से। जो एक स्टेट होगी सिस्टम की, इसके विद रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो वो स्टेट हम क्या कहते हैं, उसको स्टेट ऑफ ए सिस्टम। अब जो अगर मैं स्टेट वेरिएबल्स की बात करता हूं, तो स्टेट वेरिएबल्स क्या होंगे, तो ये जो आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमने बताई, किसके विद रिस्पेक्ट, स्टेट ऑफ ए सिस्टम के विद रिस्पेक्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे फिर, मैक्रोस्कोपिक, और सॉरी स्टेट वेरिएबल्स, उनको क्या बोलेंगे हम, स्टेट वेरिएबल्स। तो जो स्टेट वेरिएबल्स हैं एक्चुअल में बहुत सारे नहीं हमें एक्सप्लेन करने पड़ते, 4 स्टेट वेरिएबल्स हैं, उनसे हमारा काम चल जाता है। फर्स्ट इज प्रेशर, सेकंड इज टेम्परेचर, एंड थर्ड इज वॉल्यूम, एंड फोर्थ इज कंपोजिशन। 4 स्टेट वेरिएबल्स हैं जिसके विद रिस्पेक्ट हम क्या कर सकते हैं, किसी स्टेट सिस्टम की स्टेट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी स्टेट ऑफ ए सिस्टम को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी। तो मतलब ये आपके पास 4 आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, कौन से, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंड क्या, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज क्या, कंपोजिशन। इसी से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ ए सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक बात याद रखना है आपने, अगर मैं n क्या ले लूं, कांस्टेंट ले लूं, मतलब अब मैं n क्या कर देता हूं, एक फिक्स कर देता हूं, 1 मोल की बात करता हूं, तो हमारे पास मतलब 3 वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसके विद रिस्पेक्ट मैं क्या कर सकता हूं, मतलब स्टेट को एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 3 मेन वेरिएबल्स हैं, कौन से, स्टेट वेरिएबल्स, जिसके विद रिस्पेक्ट मैं क्या कर सकता हूं, जो स्टेट है किसी सिस्टम की उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, उस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूं, सिस्टम के बारे में बता सकता हूं। तो यहां पे देखिए आप, अगर हमारे पास
अगर मैं जो प्रेशर है और टेम्परेचर को वेरी करता हूं, तो जो थर्ड वेरिएबल है वो आपके पास अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो दो वेरिएबल्स हैं जो तीसरे को अपने आप क्या ऑटोमेटिकली फिक्स कर रहे हैं, उसको क्या बोलूंगा मैं आपके पास, इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल्स, क्योंकि वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके पास जो वॉल्यूम है यहाँ पे जो कि डिपेंड कर रहा है, जो ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू फिक्स कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या, दीज टू वेरिएबल्स, दैट इज क्या, प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल। उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल्स। तो आपने याद रखना है यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, वो आपके पास क्या हो गए, इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल्स, क्योंकि वो जो है अब आपके पास किसको, मतलब उसकी उनकी वैल्यूज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसकी वैल्यू को, मतलब वॉल्यूम की वैल्यू को। मतलब वॉल्यूम को अब आपके पास क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप चेंज करेंगे उनकी वैल्यूज, हम प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। और इसीलिए आपके पास मतलब वो इंडिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो इसलिए हमने उसको क्या बोला, इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल। और जो अगर अगर आपके पास मैंने कहा कि अब आपके पास देखिए वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है इन पे, तो इसलिए मैंने उसको क्या बोला, उसको बोला आपके पास डिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल। तो होप सो आपको समझ आ गया हो। इसके बाद नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।